औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर फिजिक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। मेरे बेटे, जैसे से आपके बोर्ड एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं, मैंने कोशिश यही की है कि आपके लिए जो पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ हैं, जो कि थोड़े और पुराने हों और वो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उनको डिस्कस किया जाए ताकि आपका टाइम बचे सर्चिंग में, वो चीज़ें आपके सामने हों और आप बैठकर उनको आराम से पढ़ लें। तो इस सिलसिले का आगाज़ मैं आज आपके सामने कर रहा हूँ। बट ये रिमाइंडर कि तमाम एमसीक्यू जो डिस्कस करूँगा ये पुराने सालों में एग्ज़ाम में आ चुके हैं, और मैंने इसमें ये ध्यान रखा है कि जब रिड्यूस सिलेबस जो आपका है उसके उसके लिहाज से जो है आपको वो एमसीक्यूज दिखाए जाएं। तो आइए आगाज़ करते हैं चैप्टर नंबर 11 से। बेटा, ये पहला एमसीक्यू आपके सामने आ रहा है जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आपने एप्लीकेशन जो उसकी पढ़ी हैं उसमें आइसोबैरिक प्रोसेस को पढ़ा, जिसके अंदर प्रेशर आपका कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे इन्होंने ग्राफिकल डायग्राम के ज़रिए आपसे सवाल पूछा है, यानी डायग्राम जो यहाँ दिखा रहा हूँ मैं आपको, प्रेशर वॉल्यूम का जो ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ एग्जाम में सवाल में बना हुआ आया और वो आपसे पूछ रहे हैं इस पीवी डायग्राम में जो प्रोसेस शो किया जा रहा है, जो चेंज शो किया जा रहा है, वो चेंज कौन सी है। तो आप बहुत इजीली देख सकते हैं कि इसमें जो आपके पास वॉल्यूम का एक्सिस है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, मगर प्रेशर आपका कांस्टेंट है। जिसे मैंने यहाँ ग्राफ अलग से बना के दिखाया कि प्रेशर आप देखें ऊपर ले लिया, यहाँ पर मैंने वॉल्यूम को नीचे, तो प्रेशर कंटिन्यूसली क्या है, सेम है, मगर वॉल्यूम आपका जो है, यानी यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि प्रेशर आपका सेम है मगर वॉल्यूम आपका हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये डायग्राम भी आइसोबैरिक प्रोसेस को शो कर रही है। एंड सेम गोज हेयर कि यहाँ पे प्रेशर आपका सेम है और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो इसलिए आइसोबैरिक चेंज को शो कर रही है। चलते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है जो कि रिलेटेड है आपके बॉयल्स लॉ से। बॉयल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, कौन सी फॉर्म मैथमेटिकली बॉयल्स लॉ की करेक्ट है। जैसे कि पता है कि वॉल्यूम और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन आता है और फिर प्रेशर के साथ वॉल्यूम जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आपने पढ़ा ही है। तो द प्रोडक्ट ऑफ पी एंड वी इज कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, यानी थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने आ गया जो कि रिलेटेड है कार्नोट इंजन से, और ये आपने जब टॉपिक पढ़ा है, इस साल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वहाँ अपने एंड में जब एफिशिएंसीज की बनाई तो वहाँ आपने ये कंक्लूजन किया कि अगर हम अपने हाई टेम्परेचर रिजर्वायर के टेम्परेचर को और बढ़ाएंगे तो उससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और लो टेम्परेचर रिजर्वायर के टेम्परेचर को और कम करें अगर, तो उससे भी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ये यही बात पूछ रहा है कि अगर हम कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज करें तो बताएं एफिशिएंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो एफिशिएंसी आपकी कार्नोट इंजन की इंक्रीज कर जाएगी। ये न्यूमेरिकल्स भी आपने करे हैं कि अगर हम अपने एलटीआर को मज़ीद कम करेंगे तो एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी, और एचटीआर को आप बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी। और इसका रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा कि अगर हम एलटीआर को बढ़ाते हैं तो उससे एफिशिएंसी आपकी कम हो जाएगी। तो यहाँ इस ब्लैंक में आएगा कि अगर आपको कोल्ड वाटर की टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इससे एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज होगी। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका टॉपिक इंक्लूड है लीनियर एक्सपेंशन के हवाले से, तो उसकी एप्लीकेशन अगर आप अपने बुक में देखेंगे तो बायोमेटालिक थर्मोस्टेट उसकी एक एप्लीकेशन है लीनियर एक्सपेंशन की। तो यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि जो बायोमेट्रिक थर्मोस्टेट है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। याद रहे यहाँ पे लीनियर एक्सपेंशन का भी ऑप्शन दिया हुआ है, मगर करेक्ट ऑप्शन है डिफरेंशियल लीनियर एक्सपेंशन। वजह उसकी ये है कि जो बायोमेट्रिक थर्मोस्टेट होती है इसमें हम दो मेटल के अलग अलग स्ट्रिप लेते हैं, और जब उनके मेटल अलग अलग हैं तो उनका जो कोएफिशिएंट एक्सपेंशन अल्फा है वो भी क्या होगा, अलग अलग। तो जब उनको सेम टेम्परेचर पर राइज कराएंगे तो दोनों में लीनियर एक्सपेंशन अलग अलग होने की वजह से ये काम करेगा सर्किट ब्रेकर का, यानी थर्मोस्टेट
टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, जैसे इस तरी में लगा होता है। और ऐसी इलेक्ट्रिकल सर्किट जहाँ पर हमें टेम्परेचर को एक वैल्यू पे ख़ास वैल्यू पे ला के रोकना हो, तो वहाँ पर जब ये अचीव हो जाता है टेम्परेचर, तो ये कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाता है और फिर जब वो दोबारा ठंडा होता है तो फिर दोबारा रिजॉइन हो जाता है और सर्किट दोबारा स्टार्ट हो जाता है। तो ये वजह इसकी है कि दोनों मेटल स्ट्रिप अलग अलग हैं, उनका एल्फा अलग अलग है। तो डिफरेंशियल इन एक्सपेंशन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, जो हम हीट इंजन में आपका ग्राफ बनाते हैं जो कि उन कर्व के दरमियान बनता है जो कि आइसोथर्मल हो या एडियाबैटिक हो। तो रिजल्टेंट जो इस ग्राफ का एरिया जितना ज़्यादा बड़ा आएगा उतना वो इंजन ज़्यादा एफिशिएंट होगा, ज़्यादा वर्क करेगा। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि जो एरिया बाउंडेड होता है आइसोथर्म एंड एडियाबैटिक कर्व इन अ पी डायग्राम फॉर अ हीट इंजन, तो ये एरिया जो इस कर्व के अंदर आ रहा है, ग्राफ के अंदर आ रहा है, ये क्या शो करता है? तो ये वर्क डन को शो करता है। ये आपने कार्नोट में भी देखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखिए। चलते हैं आगे। बेटा ये अगला सवाल आपके सामने आ गया है जो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। और ये आपने थ्योरी में पढ़ा ही है कि जो केल्विन और क्लॉसियस की स्टेटमेंट थी वो ये सिंपल बात कर रही थी कि जो हीट इंजन की उसकी स्टेटमेंट थी वो ये थी कि कोई भी इंजन कंप्लीटली 100% अपने इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट नहीं करता, यानी जो उसको फ्यूल ऑफ सप्लाई करते हैं उसमें वो कुछ लाजमी जो है एक्सटर्नल ज़ाया करेगा और फिर वो जो है वर्क करेगा, यानी कुछ वो लाजमी हीट एनर्जी सिंक को रिजेक्ट करेगा ताकि टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन रहे। तो बात बहुत सिंपल कि आपका कोई भी इंजन 100% आपकी हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता। ये सेकंड लॉ की स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट पॉसिबल, यानी कि 100% कन्वर्जन हीट एनर्जी की वर्क में मुमकिन नहीं है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से मुतालिक है कि यहाँ पर ये कुछ गैसेस के बारे में पूछ रहा है कि बताइए जो पॉलीएटॉमिक गैसेस की मोलर हीट कैपेसिटी होगी अगर उनको कंपेयर किया जाए मोनोटॉमिक गैसेस से, तो बताएं कौन सी ज़्यादा होगी। यानी पॉलीएटॉमिक को कंपेयर कराना है मोनोटॉमिक से। तो यहाँ मैंने एक चार्ट आपको दिखाया है कि मोनोटॉमिक जो गैसेस हैं उनकी सीपी और सीवी आपको नजर आ रही है 12.47, 20.8। फिर ऐसे जो डाइटॉमिक हैं जिनके दो एटम हो जाएंगे उनमें आप देखें तो 20.54 तो 28.86। और फिर ये पॉलीएटॉमिक में जब हम आते हैं तो ये वैल्यू बहुत बढ़ जाती है 30.38, 38.70। तो इट मीन्स हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो पॉलीएटॉमिक गैसेस हैं उनकी हीट कैपेसिटीज मोनोटॉमिक गैसेस से ज़्यादा है। तो ग्रेटर इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं आगे। एक बार फिर ये थर्मोस्टेट के हवाले से सवाल आ गया है और ये हमने ऊपर डिस्कस ही कर लिया था कि थर्मोस्टेट एक सर्किट ब्रेकर का काम करता है और ये टेम्परेचर की ख़ास क्वांटिटी को लाकर मेंटेन करता है। तो ये टेम्परेचर आपका कांस्टेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है किसी एक फिक्स वैल्यू पर। तो थर्मोस्टेट इज अ डिवाइस यूज्ड टू कीप टेम्परेचर कांस्टेंट, इट इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिलेटेड है आइसोकोरिक प्रोसेस से, क्योंकि यहाँ ये कह रहा है कि ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज जीरो, यानी जहाँ पर हम पिस्टन को टाइट कर देते हैं और वॉल्यूम में चेंज नहीं आता। बिफोर हीटिंग वॉल्यूम वही होता है, आफ्टर हीटिंग वॉल्यूम वही होता है जैसा कि आपके प्रेशर कुकर में होता है। तो अब सवाल ये कर रहा है कि ये चीज़ क्या इंडिकेट कर रही है आपको कि अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। तो बात बहुत सिंपल कि वर्क डन ऑन एंड बाय द सिस्टम इज जीरो, यानी आइसोकोरिक आपने फर्स्ट लॉ में पढ़ाई है कि इसमें डेल्टा डब्ल्यू जीरो जाता है, यानी वर्क डन सिस्टम पर भी नहीं होता ना सिस्टम वर्क करता है। तो ये आइसोकोरिक के बारे में पूछ रहा है कि ये रिजल्ट ये शो कर रहा है वॉल्यूम का फिक्स रहना कि वर्क डन ऑन एंड बाय द सिस्टम इज जीरो। चलते हैं आगे। अगला सवाल आपका बॉयल्स लॉ से रिलेटेड है जो कि काफी पक्का आपका हो चुका है अब कि बॉयल्स लॉ को बताइए कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन इनवर्स आता है। ये ग्राफ वॉल्यूम और 1 और पी का बन रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो यहाँ पर बात बहुत सिंपल कि टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होता है आइसोथर्मल प्रोसेस पर कि उसी में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो आइसोथर्मल इज द करेक्ट आंसर।
चलते हैं आगे। ये बड़ा अहम सवाल पुराने ईयर में आ चुका है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल दो अलग अलग स्केल ऑफ टेम्परेचर्स हैं, लेकिन कोई एक ख़ास टेम्परेचर ऐसा है जहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल सेम हो जाते हैं। तो मुख्तलिफ चार्ट्स आपको दिखाए जा रहे हैं। -40 पे आप देखें ये दोनों टेम्परेचर क्या होगा, सेम गोज हेयर कि -40 पर दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं। और यहाँ मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाया कि फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर फार्मूला है कन्वर्जन फ़ारेनहाइट की सेल्सियस में, सेल्सियस फ़ारेनहाइट में, तो इसमें लाके आपको क्योंकि सी और एफ को बराबर करना है तो आपने एफ को उठाके सी ही रख दिया और फिर प्लस का तरह के माइनस का हुआ, एलसीएम लिया और एंड में वो टेम्परेचर सेल्सियस में -40 डिग्री आ रहा है। इट मीन -40 डिग्री वो टेम्परेचर है जहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल कॉन्साइड कर जाते हैं। चलते हैं आगे। यहाँ पर ये प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन मांग रहा है, लेकिन एडियाबैटिक चेंज के लिए, यानी कि बॉयल लॉ का अप्लाई करना हो किसी एडियाबैटिक प्रोसेस पर जिसमें आप हीट सिस्टम से पास नहीं कर सकते, तो इस सूरत में बॉयल्स लॉ में क्या चेंज आएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखें कि वॉल्यूम के ऊपर ये गैमा के बारे में हमने सुना ही था कि CP/CV की रेशियो है, गैमा रिलेटेड है हीट से। तो यहाँ पर उन्होंने गैमा को अलग अलग जगहों पे लगाया हुआ है, तो आप याद कर लें कि वॉल्यूम के ऊपर पावर गैमा आएगी। और यहाँ दिखा भी रहा है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में PV गैमा आइसोथर्मल में सिंपल PV हो जाता है इक्वल टू कांस्टेंट। क्योंकि अभी एडियाबैटिक चेंज की बात कर रहा है तो V के ऊपर गैमा लगाना याद रखिए। चलते हैं आगे। बेटा मैंने यहाँ पर कुछ चैप्टर नंबर 12 के भी एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछ रहा है कि उनका मोशन कैसा होता है। तो ये डायग्राम मुख्तलिफ दिखा रहे हैं कि भाई जब वोल्टेज नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तो इलेक्ट्रॉन अलग डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने पोटेंशियल अप्लाई करा, इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन करी, तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। कि नेगेटिव लो है तो पॉजिटिव वाली हाई है। ऐसे यहाँ देखें आप कि जो आपके पास जब फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं नेगेटिव से प्लस की जानिब। ऐसे यहाँ दिखाया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन का पाथ नेगेटिव से प्लस की जानिब, तो प्लस की तरफ बैंड हो रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इट मीन्स ये हमेशा मूव करेंगे लो से हाई पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड इनको दी जाए। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन चैप्टर 12 से रिलेटेड, जैसे कि आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कि जो हमने एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के बनाई थी, E=KQ/Q²। ये फार्मूला था जब हमने F/Q के फार्मूले से बनाया था। फिर हमने K की वैल्यू रख के देखी यहाँ पर, तो ये फार्मूला ही आपको इंडिकेट कर रहा है कि K मीडियम है, Q चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, और R वो डिस्टेंस है जहाँ पे आप वो इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाह रहे हैं। तो सवाल अभी ये कर रहा है कि किन फैक्टर पर जो नीचे दिए हुए हैं उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड डिपेंड नहीं करेगी। देखिए पहला ऑप्शन में डिस्टेंस आ रहा है, डिस्टेंस R है, डिस्टेंस डिपेंड करेगी। आखिरी ऑप्शन में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आ रहा है, Q पे भी कर रही है। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है वो है नेचर ऑफ द चार्जेस, यानी कि चार्ज नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इसकी बात यहाँ नहीं हो रही। यानी कि चार्ज नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इलेक्ट्रिक फील्ड वो जनरेट करेगा। और अगर चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का, सिर्फ उसकी नेचर चेंज है मगर इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वही रहेगी। इट मीन्स नेचर ऑफ द चार्जेस कॉजिंग द फील्ड, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करेगी। ये बहुत पुराने ईयर में एमसीक्यू आया हुआ है। चलते हैं आगे। अगला सवाल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, पूछ रहा है कहाँ पर। तो डायग्राम दिखा रही है कि अगर दो सेम चार्जेस हों तो उनके दरमियान में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो गया है। सेम गोज हेयर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ भी देख सकते हैं आप, दो सेम चार्ज के बीच में जीरो हो गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो पोटेंशियल भी जीरो हो गया। तो यहाँ पर इसका आंसर करेक्ट है, मिड वे बिटवीन टू इक्वल चार्जेस ऑफ द सेम साइंस। चलते हैं बेटा। ये अगला एमसीक्यू चैप्टर नंबर 12 से आया है, जहां पर ये कूलम लॉ के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा है कि अगर हम दो चार्जेस के दरमियान मीडियम चेंज कर दें और कोई डाइलेक्ट्रिक बीच में लेकर आ जाएं, तो अब बताइए इस डाइलेक्ट्रिक के आने से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। यानी पहले दरमियान में फ्री स्पेस थी तो आपको पता है एप्सिलॉन नॉट आता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और जब हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो इसके साथ एक एप्सिलॉन आर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो मल्टीप्लाई होकर एक नया एप्सिलॉन जनरेट करता है। तो मैथमेटिकली बात बहुत सिंपल है
कि जब एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ेगी तो ये क्योंकि डिवाइड में आ रहा है तो इससे फोर्स आपकी कम हो जाएगी। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा कि जैसे आपकी कूलम लॉ का फॉर्मूला है F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो उसमें जो K है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। और क्योंकि उसमें एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी डिवाइड में आती है तो अगर वो बढ़ती है तो K कम हो जाएगा और K के कम होने से फोर्स कम हो जाएगी। तो डिक्रीज इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं आगे। बेटा ये अगला सवाल, ये तो खाली रिसेंट डेट में आपने देखा होगा कि नीचे 4 यूनिट्स दिए हुए उनमें से पिक करना है कि कौन सा यूनिट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का नहीं हो सकता। तो बात बहुत सिंपल, चैप्टर 12 में फॉर्मूला पढ़ाया आपने इंटेंसिटी का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो न्यूटन पर कूलम, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का ही यूनिट है। ऐसी फॉर्मूला आपने पढ़ा है पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला, वहां से मतलब इक्वल टू V अपॉन डी, V वोल्टेज है और डिस्टेंस मीटर। और सेम इसी में अगर हम वोल्टेज की जगह पर वोल्टेज का फॉर्मूला जूल पर कूलम लगा दें तो जूल पर कूलम और डी डिवाइड में मीटर, तो ये भी इसी का यूनिट है। इट मीन्स लास्ट ऑप्शन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट नहीं है जूल पर कूलम, क्योंकि 1 वोल्ट की डेफिनेशन है, या वोल्टेज बनाएगा ये कि इसमें वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज ये वोल्ट के बराबर होता है, तो वर्क अपॉन चार्ज जब वोल्ट के बराबर है तो इट मीन्स ये इंटेंसिटी का यूनिट नहीं है। पर कूलम इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यू। मेरे बेटे मैं रिमाइंड करा दूं आपको कि मैंने अभी इस सिलसिले में जो आपका 10 ईयर है उससे पुराने ईयर में जो सवालात आए हैं, जो एमसीक्यूज आए हैं, उनको डिस्कस किया है आपके सामने, और स्टिल इस सिलसिले को मैं जारी रखूंगा। अभी 12 चैप्टर में कुछ एमसीक्यूज पुराने ईयर के और बाकी हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा आपके साथ। और एक रिमाइंडर आपको देना चाहूँगा कि आप के लिए ये वीडियो इसलिए डाली जा रही है कि आपका टाइम सेव हो। 42 मार्क्स सेक्शन ए आपका डिसाइडर है, बहुत ही अहम सेक्शन मैथमेटिकल मार्क्स हैं। तो मकसद इन वीडियोस का यही है कि आपका टाइम बचे और आप जल्दी एक बार इन एमसीक्यूज को देख लें, और एग्ज़ाम में क्योंकि बिल्कुल बहुत करीब आ चुके हैं, तो अगर अभी इसको पढ़ लेंगे आप तो ये आपको इंशाल्लाह जब तक याद रह जाएंगे। और इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगी। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।